तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मुझे पता है कि मेरा वीडियो बहुत लेट आया है इस बार, लेकिन इसकी वजह से मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और बात रही वीडियो इतना लेट आने की, तो मैं उसको वीडियो के लास्ट में पता चलूँगा। तो चलो बिना बकवास करे हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक सिटी गेट के एंट्रेंस को देखते हैं, जहाँ पर कुछ सोल्जर रासेल रेमोन नाम के एक पर्सन को पुकार रहे होते हैं। जहाँ पर एक सोल्जर इस बैच को जब देखता है तो थोड़ी देर के लिए वो भी शॉक हो जाता है। जहाँ पर वो सोल्जर जब उसके नाम को देखता है तो वहाँ पर रेमोन नाम लिखा हुआ होता है। उसके बाद उसके सामने हम एक लड़के को देखते, जहाँ पर उसको देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही गरीब है। उसके बाद हमको रेमोन फैमिली के बारे में बताया जाता है कि रेमोन फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी। उसके बाद हमको इस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ पर इस लड़के का नाम रासेल रेमोन है और एक बहुत नोबल हुआ करता था पहले। जहाँ पर वो सोल्जर इसके कपड़े और इसके हालत देख कर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है अपने मन में कि इसके साथ क्या गलत हुआ है, इसने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। उसके बाद वो सोल्जर हम रेमोन से कहने लगता है कि तुम्हारा टोकन हमने चेक कर लिया है, अब तुम अंदर जा सकते हो। तभी वो लड़का बुढ़े से कहने लगता है, क्या तुम इसको जानते हो? तुम बिना परेशानी के इसको अंदर जाने दिया। तभी वो बूढ़ा उस दूसरे सोल्जर से कहने लगता है, ये पर्सन रेमोन फैमिली से है, जहाँ पर यहाँ की फाउंडेन फैमिली है। जो सुन के वो दूसरा वाला सोल्जर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसका अपीयरेंस देखो, कपड़े और हालत ऐसा क्यों है? और वो इतना नोबल होके भी किस तरह के कपड़े पहन के घूम रहा है इस टाउन में। मुझे तो लग रहा है फाउंडेन फैमिली इतना भी खास नहीं है, देख के लग रहा है। जहाँ पर दूसरा सोल्जर कहने लगता है, तुमने सही कहा। और तो और मैंने ये भी सुना है कि व्हाइट टावर के लोग कुछ मर्सनरी को ढूंढ ढूंढ रहा है। क्या ये भी जा रहा है मर्सनरी के तौर पर काम करने के लिए? इसका हालत तो देखो, देख के लग ही नहीं रहा कि ये नोबल फैमिली से है, और एक ऐसा नोबल जो कि काम कर रहा है मर्सनरी के तौर पर। जहाँ पर हमारा रेमोन भी ये सब बात सुन रहा था और अपने मन में सोचने लगता है, ये लोग कितना बकवास कर रहे हैं और कितना बेवकूफ़ है। उसके बाद हमारा रेमोन बहुत आसानी से सिटी के अंदर एंटर हो जाता है और सिटी भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। जहाँ पर हमको इस जगह के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है कैपिटल कैनेलॉस। उसके बाद हम रेमोन को देखते हैं जो कि चलते हुए मैजिक टावर के सामने आ जाता है और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगता है, सभी गार्डियंस इस टावर में ही रहते हैं। कुछ ही टाइम की बात है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था ताकि मैं इस टावर के अंदर एंट्री ले सकूँ। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूँ। जब इस टाउन में वॉर चल रही थी तो मेरे फादर इस टाउन को प्रोटेक्ट करते टाइम उसको मार दिया गया था और वो वहीं पर ही मर गए थे एम्पायर के वॉर के दौरान। और हमको हमारे कैसल छोड़ के भी भागना पड़ा था और हमको हमारा टेरिटरी वापस हासिल करने के लिए हमको मैजिक टावर पर एंट्री लेनी थी। उसके बाद हमको उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर तरफ से आग लगी होती है और उसके घर में भी आग लगा होता है और वो अपने मदर के बारे में सोच रहा होता है। और उसके पास एक रिंग था जिसको उसके मदर ने दिया था, जिसको उसने अपने नेकलेस के तौर पर गले में पहन लिया था। जहाँ पर रेमोन ये सब सोच रहा होता है और रेमोन कहने लगता है, वो एक ऐसा सपना है जिसको पूरा करना नामुमकिन था। मैं उस मैजिक टावर पर अप्लाई कर पाता उससे पहले मुझे बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था और पढ़ने में भी अच्छा नहीं था। जहाँ पर उस टावर के बड़े लोग कहने लगते हैं, तुम 3 साल से लगातार फेल हुए जा रहे हो और तुमने एक बार भी पास नहीं किया और तुम पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, इसलिए तुमको इस टावर से अभी से और इसी वक्त से निकाला जा रहा है। हमारे हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। हाँ, मुझे पता है कि तुम थ्योरी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन तुमने मैजिक सर्कल के बस सेकंड सर्कल ही बना पाए हो और इससे आगे तुम्हारा बनाना बहुत ज़्यादा ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो माना वेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी के जो मेरिडियंस है उसमें हाई क्वांटिटी में माना फ्लो नहीं हो पाता। इसको छोड़ के तुम दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? तुम मैजिक को छोड़ के अगर दूसरा काम करते हो तो उसमें तुम अच्छे बन सकते थे। जहाँ पर ये सुन के हमारा रेमोन अंदर से टूट जाता है और अपने आप को ही कोसने लगता है और कहने लगता है, जब मैं पैदा हुआ था तो सबसे कमज़ोर फिजिक के साथ ही पैदा हुआ था। मेरी बॉडी ऐसा है कि मैं ना किसी माना को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ ना रिलीज़ कर सकता हूँ, और मैच के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट यही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है एट प्रेजेंट में, जहाँ पर हमारा रेमोन एक जगह पर बहुत लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मिशन कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से मेरी किस्मत चमक गई और मैं सेकंड सर्कल का मैच बन चुका हूँ। लेकिन मैं इतने इतनी मेहनत करने के बाद भी बस थर्ड ग्रेड का ही मैच बन पाया हूँ। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और उनमें से एक पर्सन निकलता है और सभी लोगों से कहने लगता है, आज की जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, आप सब अब जा सकते हो।
जो सुन के जितने भी लोग होते हैं सब हैरान हो जाता है और उससे गुस्से में कहने लगते हैं, हम पूरे आधे दिन से वेट कर रहे हैं ताकि जॉब के लिए अप्लाई कर सके, और तुम कह रहे हो कि जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। जो सुन के दूसरा वाला बंदा जो बैठा होता है वहाँ से उदास होकर जाने लगता है। तभी वो पर्सन कहने लगता है, तुम जैसे भिखारी की कोई भी हक नहीं है यहाँ पर आने की, और तुम जैसे गरीबों की यही औकात है, तुम अपनी मर्जी से कोई भी जॉब चूज़ नहीं कर सकते। जो सुन के रेमोन भी उदास हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेमोन के पास से दो लोग गुजरते हैं और अपने में बात करने लगते हैं कि म्यूजियम में भी गार्ड की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। जहाँ पर दूसरा पर्सन कहने लगता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पर वो पर्सन कहने लगता है, म्यूजियम में फर्स्ट ग्रेड का मैच चाहिए ताकि क्लिनिक का काम कर सके, और अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पर ये सब बात हमारा रेमोन भी सुन रहा होता है। जहाँ पर रेमोन ये सुन के आसमान की तरफ देखता है और बहुत उदास हो जाता है और अपनी जेब में हाथ डालता है, जहाँ पर उसके जेब से बस एक ही सिक्का निकलता है। जहाँ पर रेमोन को उस म्यूज़ियम में जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम उस ग्रेट म्यूज़ियम को देखते हैं जिसका नाम होता है लोबेलियम। उसके बाद एक गार्ड सभी लोगों को बता रहा होता है कि ये इस किंगडम के सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और इस किंगडम में बहुत रेयर रेयर आर्टिफैक्ट और हिस्टोरिकल चीज़ रखा हुआ है, और अगले हफ्ते कुछ नोबल आने वाले हैं इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस जगह को अच्छी से क्लीनिक कर दो, मतलब सफाई कर दो, ताकि कोई भी धूल और गंदगी ना रह सके। उसके बाद वो पर्सन सभी लोगों को अपना अपना काम समझा रहा होता है। जहाँ पर उन लोगों में से रेमोन भी एक होता है जो कि इन सब बातों को सुन रहा होता है। जहाँ पर वो पर्सन इन लोगों से कहने लगता है, जब तुम अपने बिन प्रेशर से जब इन जगह को सफाई करो तो बहुत ध्यान से करना, ताकि कोई भी चीज़ टूट ना जाए। अगर एक भी चीज़ टूटता है तो उन सब का भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा अपनी जान देके, इसलिए सोच समझ के काम करना। जहाँ पर रेमोन इन सब चीज़ देके कहने लगता है, ये सब फेक है, ये बंदा इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो सब एक कमरे के सामने से गुजर रहा होता है कि तभी रेमोन रुक जाता है और उसका नज़र एक गेट की तरफ जाता है। जहाँ पर उस गेट के अंदर से रेमोन को कुछ फील हो रहा होता है। जहाँ पर रेमोन उस गेट को देखते हुए कहने लगता है, मुझे ये इतना जानी पहचानी क्यों लग रहा है। जहाँ पर रेमोन जब उस रूम का नाम पढ़ता है तो उस रूम का नाम होता है फैंटास्टिकल स्पीसीज रूम। जहाँ पर ये देख के, इस नाम को देख के रेमोन का मुंह उतर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक रेमोन का जेब में कुछ चीज़ हलचल करने लगती है। जहाँ पर ये देख के रेमोन हैरान हो जाता है और अपने जेब में हाथ डालते हुए अपने मन में सोचने लगता है, ये कौन सी चीज़ है जो अचानक इतनी जल्दी से वाइब्रेट करने लगी और इतना शेक कर रहा है। जहाँ पर वो अपने जेब से एक रिंग को बाहर निकालता है, और ये वही रिंग होती है जिसको उसके मदर ने उसको दिया था। जहाँ पर इस रिंग को देख के रेमोन सोचने लगता है, ये तो मेरी मदर ने दिया था, ये अचानक इस तरीके से हरकत क्यों कर रहा है। और जब से मैं इस कमरे के सामने से आया हूँ तब से ऐसा हरकत करने लगा है। और इसी को पता करने के लिए रेमोन उस कमरे के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पर इस बारे में किसी को पता नहीं चलता, और रेमोन उस कमरे में एंटर हो जाता है। जहाँ पर रेमोन कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी मुझे अपने आप मूव करके अंदर ले जा रही है, जैसे कि यही मेरा डेस्टिनी हो। तभी वो गार्ड चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम में से एक पर्सन मिसिंग है। जहाँ पर रेमोन उस रूम के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर उसके सामने एक ड्रैगन का बहुत बड़ा स्केलेटन होता है। जहाँ पर रेमोन उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने रिंग को बाहर निकाल के सामने करता है। जहाँ पर वो रिंग जैसे ही इस ड्रैगन के पास आता है तो और भी ज़्यादा हलचल करने लगता है। जहाँ पर ये देख के रेमोन हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, जैसे ही मैं इस ड्रैगन के पास ले आया ये और भी ज़्यादा अजीब हरकत कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस रिंग को कुछ चाहिए, और ऐसी बात है तो मदर प्लीज़ मेरा हेल्प करो। और एक एक रेमोन अपनी आँख को बंद करके उस रिंग को सामने की तरफ करता है। तभी उसे अपनी बचपन की मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर उस वो अपनी मदर के साथ यहाँ पर एक बार आया था। तभी उसे अचानक दूसरी तरफ कुछ फील होता है, इसलिए अपनी मॉम से पूछने लगता है, मॉम उधर क्या है। जहाँ पर तभी उसे होश आता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये किन साइड इशारा कर रहा है। जहाँ पर इसको समझने के बाद रेमोन उसी साइड जाता है जहाँ पर उसे एक ड्रैगन का हार्ट दिखता है। असल में ये एक एंशियंट ड्रैगन का हार्ट होता है, और ये रिंग इसीलिए अजीब हरकत कर रहा था क्योंकि इससे इस हार्ट के पास आना था। जहाँ पर रेमोन ये देख के बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, मेरे सामने एक ड्रैगन का हार्ट है और मेरे पास जो रिंग है इसे देख के लग रहा है ये एक आई है ड्रैगन का, मतलब ड्रैगन का एक आँख है। तभी वो उस रिंग को पहनने लगता है और अपने मन में सोचता है, तुम इस तरीके से अजीब हरकत क्यों कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लेके आए। जहाँ पर वो उस रिंग को जैसे ही पहन लेता है वो रिंग शांत हो जाता है। जहाँ पर ये देख के रेमोन हैरान हो जाता है। तभी वो दिल अचानक से अजीब हरकत करने लगता है और पूरी जगह पर कुछ अजीब फील हो रहा होता है। जहाँ पर ये देख के रेमोन हैरान हो जाता है।
तभी वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। ये जो देख के रेमन हंसने लगता है, अपने मन में सोचता है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। तभी उसके रिंग में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालने लगता है और बहुत ज़्यादा लाइट ग्लो हो रहा होता है। जहाँ पर ये देख के रेमन हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कोई कहता है कि दिल और आँख एक हो चुका है। तभी रेमन अपने सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन को देखता है, जहाँ पर वो ड्रैगन रेमन को देख के उससे कहने लगता है कि तुम एक न्यू मैथोलॉजी के कॉर्नरस्टोन बनने के लिए क्वालिफाई हो, इसलिए मैं तुमको एक मौका देता हूँ। जहाँ पर रेमन अपने मन में कहता है कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी किस्मत को पूरी तरीके से बदलने वाला है। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होता है, जिस पर लिखा होता है कि डिवाइन ड्रैगन अपनी आँख से इस पूरी दुनिया के इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर रहा है। जहाँ पर उसके सामने एक दूसरा सिस्टम विंडो ओपन होता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे सिस्टम विंडो को ओपन कर दिया गया है, रासेल रेमन मिशन को एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये के पूरी जगह अंधेरा हो जाता है, जहाँ पर उसके नाम को कोई ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा होता है। जहाँ पर रेमन अपनी आँख खोलते हुए कहने लगता है, कौन है जो मेरे नाम को इतना ज़ोर से पुकार रहा है? लेकिन शायद से मैं इस वॉइस को पहचानता हूँ। और ये के जैसे ही उठने वाला होता है, उसके सर पर कोई किताब से मारता है, जिससे वो होश में आ जाता है, खड़ा हो जाता है। जहाँ पर प्रोफेसर उसके सामने आते हुए उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारे थ्योरी में ग्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी क्लास में सोने वाले हो। जहाँ पर रेमन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और अपने मन में सोचता है कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो बहुत पहले मर चुके हैं और मैं कहाँ पर हूँ। और ये कहते जब आसपास देखता है, जहाँ पर सारे बच्चे उसे घूर रहे थे और हंस रहे थे। जहाँ पर रेमन ये देख के सोच रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। अरे सोचते हुए अपने ड्रेस और अपने फेस को चेक करता है, जहाँ पर रेमन अपने आप को दूसरी जगह पर पाके कपकपाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। जहाँ पर रेमन बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है और शौक होके सोच रहा होता है। जहाँ पर उसका प्रोफेसर रेमन को कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम इससे गलती कभी नहीं करते, जबकि तुमने आज ऐसे ही गलती कर चुके हो तो तुमको तो पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए तुम अभी का अभी मेरे क्लास से बाहर निकलो। और जैसे ही अपनी क्लास से बाहर निकलते हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करने लगता है और अपने मन में सोचता है, क्या सच में टाइम टेबल पॉसिबल है? क्या हम टाइम टेबल को मैजिक भी कह सकते हैं? मुझे अब भी याद है, जब उस ड्रैगन अपेयर हुआ था, तब उस ड्रैगन ने मुझे कहा था कि वो मेरा मैथोलॉजी के टैलेंट की वजह से मुझे और एक मौका दे रहा है। मुझे 100% यकीन है कि उस ड्रैगन ने मुझे यही कहा था। जहाँ पर वो रिंग गायब हो जाता है जो हाथ में पहना होता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि मेरी मदर ने मुझे टाइम में पीछे आने के लिए मदद किया था, तभी प्रोफेसर यूवर्ट आ जाता है। जहाँ पर प्रोफेसर यूवर्ट रेमंड से कहने लगता है, तुम कभी भी इस तरीके से गलती नहीं करते जो कि तुमने आज कर दिया है। जो सुन के रेमंड पहले माफ़ी मांगता है। जहाँ पर प्रोफेसर ईवर्ट रेमंड से कहने लगता है, तुम अभी कभी मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुम्हारे साथ अकेले बात करना है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये कह के चला जाता है। जो सुन के रेमंड स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे कितना टाइम हो गया ऐसा सिचुएशन फेस करते हुए। और ये कह के रेमंड प्रोफेसर को जाते हुए देख रहा होता है कि तभी कोई पीछे से आके रेमंड को मारता है, जिसकी वजह से रेमंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और पीछे घूमते हुए कहने लगता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की। तभी हम देखते हैं जो कि कुछ लड़के आए होते हैं रेमंड को बुली करने के लिए। जहाँ पर उनमें से एक लड़का रेमंड को कहने लगता है, तुम कुछ ज़्यादा ही शांत हो। ये कह के वो रेमंड को मारने जा रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसके हाथ को रोक लेता है और उससे कहने लगता है, प्रोफेसर अभी भी हमको देख रहा है। जहाँ पर वो रेमंड से कहने लगता है, मैंने तुमको होमवर्क करने के लिए कहा था, लेकिन तुम पूरी क्लास सोते रहे, जिसकी वजह से मेरा होमवर्क नहीं हो पाया। जहाँ पर रेमंड जब उसको देखता है तो शॉक हो जाता है, अपने मन में सोचता है, ये तो केमो फैक्ट्रिक्स है। जहाँ पर वो रेमंड से कहने लगता है, तुम मरना चाहते हो क्या? अगर नहीं तो मुझे अभी के अभी बाथरूम तक फॉलो करो। और एक एक वो यहाँ से चला जाता है। जहाँ पर ये सब सुन के रेमंड खुश हो रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे अब भी याद है ये सब चीज़ मेरे साथ बचपन में हुआ करती थी। कि तभी रेमंड कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो चुका होता है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे लिए नया मिशन आ चुका है। जहाँ पर लिखा होता है कि तुमको बुली से बचना होगा और उनको सबक सिखाना होगा। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुमको मैजिक क्रिस्टल मिलेगा। जो देख के रेमंड को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या किसी तरीके की इल्यूज़न है? मुझे देख के नहीं लग रहा कोई इल्यूज़न है। जहाँ पर रेमंड अच्छे से चेक कर ही रहा होता है कि तभी वो लोग चिल्लाते हुए रेमंड को बुलाने लगते हैं। जहाँ पर वो लोग रेमंड से कहने लगता है, तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम इस अकेडमी से भाग के किधर भी नहीं जा सकते, और अगर तुम डर चुके हो तो तुम भागने की कोशिश कर सकते हो। जहाँ पर ये सुन के रेमंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रेमंड अपने मन में सोचता है, मिशन को बाद में देखा जाएगा, पहले इन बास्टर्ड को सबक सिखाते हैं।
जहाँ पर रेमन अपने पुराने लाइफ के बारे में बताता है। उस मेज का काम करते हुए बहुत टाइम गुजर चुका है और ये लोग मुझे जैसे डरा रहे हैं, ये किसी क्लीन इंडियन के बराबर भी नहीं है। और मैं जिस मॉन्स्टर के साथ फाइट करा करता था, ये उनके सामने बस चूजे का बराबर है। और ये कहते हुए रेमन उनके साथ चला जाता है, जहाँ पर वो लोग रेमन को देख के कहने लगता है, तो फाइनली तुम हमारे साथ आने का फैसला कर ही चुके हो बास्टर्ड कहीं के। जो सुनकर रेमन भी इन लोगों से कहने लगता है, हाँ मैं तुम जैसे बैड बक बास्टर्ड के साथ आने का फैसला कर ही चुका हूँ। जहाँ पर ये सुन के दूसरा बंदा गुस्सा हो जाता है और रेमन को पंच मारने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रेमन उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। जहाँ पर ये देख के दूसरा वाला बंदा भी गुस्सा हो जाता है और रेमन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर ये देख के रेमन गुस्से में उसके फेस पर भी एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक ही साथ दूर जाकर गिरते हैं। जहाँ पर ये देख के वो बंदा स्माइल करते हुए कहने लगता है, इस बास्टर्ड की हिम्मत तो देखो, जो कि आ गया मेरे साथ फाइट करने के लिए। तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए तुमने अपनी फैमिली से मार्शल आर्ट सीख के आए हो, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक फनल फैमिली से। हमारे एकेडमी के रूल है कि हम एकेडमी के अंदर मैजिक का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि हम उसमें आर्टिफैक्ट का यूज़ भी नहीं कर सकते। और ये कह के अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट पहन के रेमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेमन बहुत ईजिली एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। जहाँ पर ये देख के वो बहुत से ज़्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पर रेमन गुस्से में उसका हाथ को मारने लगता है, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए वहीं पर घुटने पर बैठ जाता है। जहाँ पर रेमन उससे कहने लगता है, तुम्हारे ब्रदर का दौरा तुमको रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया गया है और तुम्हारे फैमिली भी तुम पर गिव अप कर चुके हैं और तुम्हारे फैमिली के हर मेंबर तुमको बेवकूफ़ कह के बुलाते हैं। और तुम जब अपने सामने स्ट्रांग पर्सन को देखते हो तो उसके सामने वीक बनने की प्रिटेंड करते हो, और जब अपने सामने वीक बंदे को देखते हो तो उसके सामने स्ट्रांग बनने की प्रिटेंड करते हो। तुम्हारे जैसे बास्टर्ड की हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे फैमिली का नाम अपने मुंह पर लेने की। जहाँ पर रेमोन इस बात को कहते हुए बहुत गुस्से में होता है, जहाँ पर रेमोन का आँख भी चेंज हो चुका होता है, जहाँ पर रेमन बहुत डरावना लग रहा होता है, जहाँ पर यह देख के वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। जहाँ पर रेमन गुस्से में उसको घूरते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको मारने लगता है, जहाँ पर मारने के बाद रेमन उस कमरे से बाहर आने लगता है और उससे कहने लगता है, अगली बार जब भी तुम मुझे देखो तो अच्छे से बात करना, अगर मरना नहीं चाहती हो तो। रेमन एक कह के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार खा के बेहोश हो चुका होता है। जहाँ पर रेमन बाहर आके एडजस्ट होकर एक जगह पर बैठ जाता है, कहने लगता है, शायद से मैंने आज कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज़ कर लिया है। और रेमोन का आँख भी नॉर्मल हो चुका होता है। तभी रेमोन के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पर लिखा होता है कि तुम तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कर ली हो, इसलिए तुमको एक लोएस्ट ग्रेड का मैजिक क्रिस्टल मिलता है। तभी एक मैजिक क्रिस्टल आके रेमोन के हाथ पर गिरता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। तभी सिस्टम विंडो फिर से ओपन होता है। रेमोन को कहा जाता है कि तुम अब इस मैजिक क्रिस्टल को कंज्यूम कर सकते हो। जहाँ पर यह देख के रेमोन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस मैजिक क्रिस्टल को खा लूँ? मैं डायरेक्ट इसको खा सकता हूँ। जहाँ पर रेमोन उसको खा लेता है, तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक लो ग्रेड का माना क्रिस्टल को कंज्यूम किया है। जहाँ पर रेमोन अपने मन में सोचता है, जैसे कि मेरे टाइम में पीछे आया, ये भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है जिसको मैं गंवाना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं अचानक रेमोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जहाँ पर ये देख के रेमोन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक माना क्रिस्टल को कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से माना क्रिस्टल के जितने भी एनर्जी है वो सब तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तभी बहुत ज़्यादा माना रिमोन के दिल के पास इकट्ठा होने लगता है, जहाँ पर ये देखे रिमोन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहीं पर ही कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। अपने मन में सोचता है, मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा माना निकल रहा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे मैजिक सर्कल को इंक्रीज़ किया जा रहा है। जहाँ पर रेमोन जिस मैजिक क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था, उसके एनर्जी उसके माना सर्कल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माना रेमोन के दिल के पास इकट्ठा होकर स्टेबलाइज हो जाता है। जहाँ पर रेमोन जब इस तरीके से मैजिक क्रिस्टल का यूज़ होता देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अगर इस तरीके से मैं इस मेथड का यूज़ करता हूँ तो मेरा जो बॉडी का बीमारी है मैं उसके साथ भी लड़ सकता हूँ, और उसके साथ साथ मेरा माना वेन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। मेरे फैमिली डिक्लाइन में जाना और मुझे अकेडमी से बाहर निकाल देना, और मैं थर्ड ग्रेड का मैच रहा हूँ पूरे लाइफ पर। अगर मैं ऐसे ही मेथड का यूज़ करता हूँ तो मेरे लाइफ का जो डेस्टिनी है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ इस लाइफ में। जहाँ पर रेमोन प्रोफेसर के रूम के सामने आ जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर भी रेमोन को अपने रूम में बुला के उसको बैठने के लिए कहता है। जहाँ पर प्रोफेसर रेमोन से कहने लगता है, तुम हमेशा से ऐसा नहीं थे, क्या कुछ हुआ है या तुम कुछ परेशानी को फेस कर रहे हो? जहाँ पर प्रोफेसर कहता है, मैंने ये भी सुना है कि तुमको कुछ बच्चे बुली करते थे। जहाँ पर रेमोन कहने लगता है इस प्रोफेसर के बारे में कि यही एक प्रोफेसर है जो कि अंत तक मेरे ऊपर गिव अप नहीं किया है, और मैं बस इसको यही कहना चाहता हूँ। जहाँ पर रेमोन प्रोफेसर को कहता है, आपको इस बारे में परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, और शुक्रिया प्रोफेसर। जहाँ पर प्रोफेसर ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर शौक होते रेमोन से कहने लगता है,
प्रोफेसर होने के नाते तुम मेरे एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और तुमको क्लास में सो रहे थे, इसकी वजह से तुमको पनिशमेंट तो मिलेगी। और ये कहते हुए प्रोफेसर उसके सामने एक बुक रख देता है और इसको खोलते कहने लगता है, इस पूरे असाइनमेंट को तुमको कंप्लीट करना होगा पनिशमेंट के तौर पर। और इसके सेक्शन की बात करें तो अपर क्लास और हाई क्लास के बच्चे को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इसको सॉल्व करने में। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमको प्रोफेसर के द्वारा असाइनमेंट दिया गया है, अगर तुम इसको कंप्लीट कर लेते हो तुमको लो ग्रेड का माना क्रिस्टल मिलेगा। जहाँ पर रेमोन ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या प्रोफेसर का असाइनमेंट भी एक मिशन का हिस्सा है। जहाँ पर प्रोफेसर जब रेमोन का ऐसा एक्सप्रेशन देखता है तो उससे कहने लगता है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा पनिशमेंट है, क्या तुम इसको करना नहीं चाहते। जिस पर रेमोन मना करते हुए कहने लगता है, ऐसा बात नहीं है, आपका शुक्रिया। जहाँ पर अगले सीन में हम रेमोन को देखते हैं जो कि असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा होता है। जहाँ पर रेमोन अपने मन में सोचता है, यह असाइनमेंट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं माना इस्तेमाल नहीं कर सकता था इसलिए मैंने थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया। मैं पिछले लाइफ पर थ्योरी ज़्यादा पढ़ता था इसलिए मुझे इस लाइफ में सब कुछ आता है। भले ही मैं मर्चेंट का काम किया करता था लेकिन मैं पढ़ना नहीं छोड़ा। इस लाइफ में ऐसा नहीं है। इस लाइफ में ऐसा कुछ है जो कि मेरा स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे माना बीन की भी ट्रेनिंग करनी होगी। माना बीन एक ऐसा रास्ता है जिस पर माना सर्कुलेट होता है। हमारे ईयर के अंदर भी माना होता है। अगर आप उस माना को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो आपके ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर जब ब्रीदिंग करते हो तो माना आपके अंदर दिल के पास स्टोर होता है जिसको आप बाद में माना के तौर पर यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर रेमोन बताता है कि मैं पिछले लाइफ में एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए एक अजीब जगह पर गिर गया था। जहाँ पर रेमोन उस अजीब जगह पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। जहाँ पर रेमोन का जब होश आता है तो उसके सामने दो बुक पड़ी हुई होती है। जहाँ पर रेमोन उस बुक को देखता है जिसमें से एक का नाम होता है ओवरवेंस और दूसरे का नाम होता है विज़र्ड बॉडी। जहाँ पर रेमोन उन दोनों बुक को उठा लेता है। उसके बाद हम रेमोन को प्रेजेंट में देखते हैं जो कि भाग रहा होता है। जहाँ पर उसको बताता है, अगर तुमको अपने वेन को सही करना है तो पहले तुमको अपने को ट्रेन करना होगा। तुम्हारा फिजिक जितना स्ट्रांग होगा तुम उतना ही जल्दी विज़र्ड बॉडी की मदद से अपने वेन को सही कर सकते हो। जहाँ पर रेमोन बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी रेमोन हमको बताता है कि जब मुझे बुक मिली थी तब मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका था जिसकी वजह से इस बुक का असर मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इस लाइफ में मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा है जिसकी वजह से इस बुक का असर मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और यही टाइम मेरा ग्रो करने का टाइम है। इस लाइफ में कुछ भी हो जाए क्यों ना, मैं इस बीमारी से छुटकारा पा के ही रहूँगा। ये कह के वो दिन भर ट्रेनिंग करता रहता है। जहाँ पर रेमोन दिन भर ट्रेनिंग करने की वजह से पूरी तरीके से थक जाता है और एक जगह पर आराम कर रहा होता है कि तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारा एनशियन मैजिक ओवरविन इसको कंप्लीट करने के लिए तुमको और 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और आज का करेंट प्रोग्रेस तुम्हारा 0.05 किलोमीटर हुआ है। तभी सिस्टम से दो और नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है, तुमको ये मिशन रोज करना होगा। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे ही तुम्हारा मानवीन धीरे धीरे से ठीक होते जाएगा। जब तुम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारा मानवीन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तुमको कभी भी परेशानी नहीं देगा। जहाँ पर सिस्टम रेमन को ये करने के लिए फोर्स करने लगता है जिसकी वजह से रेमन को ना चाहते ही दौड़ना पड़ता है। और दौड़ते हुए रेमन अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद होने नहीं दे सकता। और ये सोच के रेमन दौड़ने लगता है। जहाँ पर रेमन को दौड़ते हुए रात हो जाती है, जहाँ पर रेमन थक के एक जगह पर बैठ जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तुमको अब रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जो सुन के रेमन वहीं पर लेट जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसकी वजह से मैं और नहीं दौड़ सकता। जहाँ पर कोई छुपके से रेमन पर नज़र रख रहा होता है। जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है, तुम कितनी मेहनत कर लो लेकिन तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। अगले सीन में हम रेमन को देखते हैं जो कि प्रोफेसर को अपना असाइनमेंट दे रहा होता है। जहाँ पर प्रोफेसर ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और अपने मन में सोचता है, ए स्टूडेंट इतनी सी एज पर इस असाइनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और तो और इसने बस कुछ ही मटेरियल से इसको कंप्लीट किया है। जहाँ पर प्रोफेसर फिर से रेमन से पूछने लगता है कि सचमुच तुमने इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। जहाँ पर रेमन कॉन्फिडेंट होकर प्रोफेसर से कहने लगता है, मैंने ही इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अपनी मना का शपथ खा सकता हूँ। जो देख के प्रोफेसर अपने मन में सोचता है, इसको देख के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। इसलिए प्रोफेसर रेमन से कहने लगता है, मैं तुम्हारी असाइनमेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने मिशन को कंप्लीट किया है जिसकी वजह से तुमको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तुमको लो ग्रेड का माना स्टोन और सेम साइज का जुग दिया जा रहा है। और तो और तुम्हारी समनिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हारी जो कास्टिंग का स्पीड है उसको भी बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से तुम वक्त से पहले कोई भी स्पेल को कास्ट कर सकते हो। जहाँ पर रिमोन ये देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जितना स्ट्रांग होते जाऊँगा
उतना ही मेरा अंडरस्टैंड बढ़ते जाएगा। तभी प्रोफेसर रेमंड का तारीफ करते हुए रेमंड से कहने लगता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम जा सकते हो। तभी रेमंड प्रोफेसर से कहने लगता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जहाँ पर रेमंड प्रोफेसर से कहने लगता है, क्या मैं आपके लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आपकी परमिशन ले सकता हूँ? जहाँ पर रेमंड हमको बताता है कि प्रोफेसर का लाइब्रेरी सबसे अलग है, टीचर और स्टूडेंट से भी अलग। जहाँ पर प्रोफेसर रेमंड से कहने लगता है, तुम जैसे स्टूडेंट के लिए एक लाइब्रेरी ऑलरेडी है, तो तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? जिस पर रेमंड प्रोफेसर से कहने लगता है, मैंने ऑलरेडी उस लाइब्रेरी के हर एक बुक को रीड कर लिया है। जो सुन के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। रेमंड से कहने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन तुम उस लाइब्रेरी के हर एक बुक को रीड क्यों ना कर लिया हो? लेकिन एक फैकल्टी लाइब्रेरी तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे खुद चेक करना होगा कि तुम क्वालिफाई हो या नहीं। जो सुन के रेमंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रोफेसर से कहने लगता है, मैं आपके हर एक टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने सारी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पर रेमंड एक जगह पर खड़ा होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि किसने सोचा था कि प्रोफेसर मुझे इतने असाइनमेंट देगा। जहाँ पर रेमंड सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मेरी थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तुम्हारा थ्योरी जितना अच्छा होगा तुम्हारा मैजिक उतना ही स्ट्रांग होगा, लेकिन मुझे एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए, जो कि मुझे बस फैकल्टी लाइब्रेरी में ही मिल सकता है। जहाँ पर रेमंड पानी पीते हुए सोचने लगता है, मुझे डेली रिवॉर्ड के तौर पर रोज एक माना क्रिस्टल मिलता है, और उसके साथ साथ मुझे लाइब्रेरी की नॉलेज भी मिल सकता है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तभी कोई पीछे से आके कहता है, रसल रेमंड, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुमको देखो तो ज़रा, तुम बस अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हो। तभी हमको उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम एंट्रॉन फेडरिक है। जिस पर फेडरिक कहने लगता है, तुम्हारी वजह से मेरे कुछ दोस्त अभी भी सफ़र कर रहे हैं। जिस पर रेमंड कहने लगता है, क्या तुम उस वजह से मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए हो? जिस पर फेडरिक कहने लगता है, रिवेंज वो भी तुमसे, तुमसे रिवेंज लेना मेरे लिए एक शर्म की बात होगी कि तुम एक पास्टर के अलावा और कुछ भी नहीं हो। मैं तुमको क्लास में देख लूंगा। अरे एक एक क्यों यहाँ से चला जाता है। तभी उसका दोस्त उससे कहने लगता है, क्या तुम इसको सबक सिखाने के लिए नहीं आए थे? जिस पर वो बताता है कि यहाँ पर कोई भी ऑडियंस नहीं है, इसको सबक सिखा के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तभी रेमंड क्लास के बारे में सोचते ही बताता है, यहाँ पर कॉम्बैट मैजिक स्टडी होती है। यहाँ के हर एक बच्चे को एक दूसरे के साथ फाइट करना पड़ता है, और इसी के अनुसार क्लास के हर एक बच्चे को अपना अपना ग्रेड दिया जाता है। लेकिन पिछली लाइफ में ये लोग मुझे क्लास में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया करते थे, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस बारे में भूल गया था, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मैं इन सब से मेरा अपना बदलाव लूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमको सेकंड सर्कल को अचीव करना होगा। तुम्हारे रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट के पावर को बढ़ा दिया जाएगा। जो देख के रेमोन अपनी स्टडी, फिजिकल एक्सरसाइज और प्रोफेसर का दिया गया हर एक असाइनमेंट को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से सिस्टम से बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जिसकी वजह से रेमोन को बहुत सारा माना क्रिस्टल मिलता है। जहाँ पर रेमोन नाइट के सामने खड़ा होकर सोचने लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं इन माना क्रिस्टल को यूज़ करूँ। तभी रेमोन घबराते अपने मन में सोचता है, अगर मैंने एक ही साथ इन माना स्टोन को खा लिया तो मेरा बॉडी के अंदर जो माना वेन है इन माना क्रिस्टल के एनर्जी को संभाल पाएगा। जहाँ पर रेमोन हार ना मान के उन माना क्रिस्टल को खाने लगता है, जिसकी वजह से अचानक रेमोन के अंदर बहुत ज़्यादा माना आने लगता है। जिसकी वजह से रेमोन के बॉडी में रेमोन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। रेमोन को ऐसा फील हो रहा होता है कि उसको किसी ने आग में ढकेल दिया है और वो आग में जल रहा है। जहाँ पर रेमोन अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा करके नहीं चलना, मुझे अपनी माना को सही रास्ता दिखाना होगा और माना के फ्लो को सही करना होगा। जहाँ पर रेमोन अपने दिल में हाथ रखते हुए सेकंड सर्कल में पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है, और अपने मन में सोचता है, अगर मैं सेकंड सर्कल पहुँचते हुए एक भी गलती कर दिया और मैं सेकंड सर्कल पर नहीं पहुँचा तो मेरा दिल वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा और मैं वहीं पर ही मर जाऊँगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊँगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अभी तक रिवेंज भी किसी से नहीं लिया। और ये सोचते रेमोन बताता है कि मैंने अपना मन बना चुका हूँ, और ये सोचते रेमोन अपने माना पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, और जिसकी वजह से रेमोन का जो माना है वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है। जहाँ पर रेमोन उस सभी माना को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी खिड़की से एक जोरदार एनर्जी निकलता है। तभी हम देखते हैं रेमोन बताता है कि फाइनली वो सेकंड साइकिल पर पहुंच चुका है। जहाँ पर रेमोन सेकंड साइकिल में पहुंचने के कारण एग्जॉस्ट होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम सक्सेसफुली सेकंड साइकिल पर पहुंच चुके हो, जिसकी वजह से तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन, और तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट के पावर को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद हम सुबह में प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि रेमोन को बताता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सक्सेसफुली अपने जितने भी असाइनमेंट है उन सभी को कंप्लीट कर लिया है, और तुमने जितने भी सवाल थे सबके सबको सही दिया है। मैं बस तुमसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जहाँ पर प्रोफेसर अपने मन में सोचता है, ये सवाल इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल है
और ये एक बहुत ज़्यादा एंशिएंट और रियलिटी सवाल है, जहाँ पर प्रोफेसर रेमंड से पूछने लगता है, 4 एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है जो कि मैजिक पर यूज़ होता है? जहाँ पर ये सुन के रेमंड भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर प्रोफेसर अपने मन में सोचता है, शायद से मैंने कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट सवाल इससे पूछ लिया है, क्योंकि ये अभी तक एक स्टूडेंट है और मैं इससे एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिसको बस हाई क्लास की स्टूडेंट को ही पता है। जहाँ पर प्रोफेसर रेमंड से कहने लगता है, शायद से मैंने कुछ गलत सवाल तुमसे पूछ लिया है। तभी हम देखते हैं रेमंड इस सवाल का जवाब देने लगता है, जहाँ पर प्रोफेसर ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और रेमंड से कहने लगता है, क्या तुमको इस सवाल का जवाब पता है? तभी रेमंड कहने लगता है, हाँ मुझे इस सवाल का जवाब पता है और इसका जवाब है मेंटल इमेज। जहाँ पर प्रोफेसर ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रेमंड से कहने लगता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है? जिस पर रेमंड बताता है, क्योंकि हमारे जो इमेजिनेशन है, इससे हम एक मैजिक की मदद से इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं और इसको हमारे वर्ल्ड में 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला है असेमुलेशन, जिससे तुम थ्योरी और प्रिंसिपल के ऊपर पता लगाते हो ये क्यों हो रहा है या किस लिए हो रहा है। और दूसरा है मेंटल इमेज, जिससे कि तुम जो सोचते हो, जिसके बारे में सोचते हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हो। और तीसरी चीज़ है कंस्ट्रक्शन, जिससे तुम कोई भी फार्मूला बना सकते हो और अगर तुम उस फार्मूला का यूज़ करते हो तो तुम कोई भी चीज़ को फास्ट इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा है मैनिफेस्टेशन, ये सब कंप्लीट होने के बाद तुम लास्ट में इसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमको बताया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को स्टडी और मेहनत से हासिल करा जा सकता है, लेकिन मेंटल इमेज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेहनत से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए तुमको बहुत मेहनत करना होगा और तुम्हें अपने लिमिट को पुश करना होगा और अपने माइंड को इस हद तक फ्रीडम देना होगा ताकि वो हर एक चीज़ के बारे में सोच सके और जो भी चाहिए। उसके बाद रेमोन अपने हाथ में फिल्म को रिलीज करते हुए बताता है, अगर मैं चाहूँ तो इस फिल्म से मैं एक एरो बना सकता हूँ जो कि सेकंड सर्किल का मैजिक है, और मैं इस फिल्म से और भी कुछ बना सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। इससे हमको ये पता चलता है कि मेंटल इमेज मैजिक के लिए बहुत अहम चीज़ है। हम जैसे जैसे सोचते हैं हमारे मैजिक बढ़ता जाता है। अगर हम सोचना बंद कर दें तो हमारा मैजिक काम नहीं करेगा, और अगर हम सोचने की क्षमता को बहुत बढ़ा लें तो हमारा मेन माइंड का जो बैरियर है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा, बस इमेजिन करके ही हम कुछ भी बना सकते हैं। जो चीज़ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता उसको भी बना सकते हैं, और तो और हम जिंदा चीज़ को भी बना सकते हैं। जहाँ पर प्रोफेसर रेमून का जवाब सुन के बहुत शौक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये जो भी जवाब दे रहा है वो बिल्कुल सही है। जहाँ पर रेमोन एक फायर का एग्जाम्पल देते हुए बताता है, ये मैजिक अंडरस्टैंडिंग है प्रिंसिपल और रूल्स पर। अगर तुम इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तुमको इसको ट्विस्ट कर सकते हो अपने लिए जैसे चाहे वैसे। जहाँ पर प्रोफेसर रेमोन का एक्सप्लेनेशन सुन के बहुत हैरान हो जाता है और रेमोन से कहने लगता है, जैसे मैंने सोचा था, तुम एक नंबर के जीनियस हो। जहाँ पर प्रोफेसर रेमोन को बताता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, स्टूडेंट लाइब्रेरी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए तुमको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तुमको 2 लो ग्रेड का मना स्टोन दिया जाता है और तुमको प्रोफेसर का लाइब्रेरी का परमिशन भी मिल जाता है। उसके बाद रेमोन का हम प्रोफेसर का लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर रेमोन बताता है, ये फर्स्ट फ्लोर ही बहुत एक्सपेंसिव है और ये स्टूडेंट लाइब्रेरी से बहुत अलग है। तभी रेमोन अपने सामने कुछ बुक को देखता है और जाके उस बुक को पढ़ने लगता है। जहाँ पर रेमोन उस बुक को पढ़ते हुए अपने मन में सोचने लगता है, इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसमें जो बेसिक्स थ्योरी है मैजिक के बारे में, उसको भी नहीं छोड़ा गया और बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से रेमन को बताता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ रहे हो। जो सुन के रेमन बहुत घबरा जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। तभी रेमन को सामने से आवाज़ आता है। जहाँ पर रेमन जब सामने देखते हैं तो उसके सामने एक लेडीज़ खड़ी होती है। जहाँ पर रेमन इसको देख के बहुत शौक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये तो डालिया स्नो वाइट है। जहाँ पर रेमन खड़ा होकर उस लेडी को ग्रीट करते हुए कहने लगता है, नाइस टू मीट टू फिल्म टावर मास्टर, मेरा नाम रासेल रेमन है। जहाँ पर रेमन इसको देख के बहुत घबरा रहा होता है और इसके बारे में बताता है, मेरे सामने जो लेडी खड़ी है वो 8 साइकिल की मैजिशियन है और इसके लेवल तक जाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है और ये बहुत रेयर चीज़ है और कई के लोग तो यहाँ पर पहुँच भी नहीं पाते। और ये 80 साल की है, अपने बॉडी को हेल्दी दिखाने के लिए ये मैजिक का यूज़ करती है और ये रेड टावर का बेस्ट मैजिशियन टॉप रैंकर है और ये फिल्म टावर का मास्टर भी। ये सुन के सुनो बट रेमोन से कहने लगता है, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो। जहाँ पर रेमोन अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर सुनो बट रेमोन से कहने लगता है, तुम्हें मेरे सामने इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और वो रेमोन के कैंडी देते हुए कहने लगता है, ये मेरी तरफ से कंपनसेशन है, तुम इसे खा सकते हो और मैं बस तुम्हारे एक साथी हूँ जो कि तुम्हारे जैसा रास्ता पर ही चल रहा है। जहाँ पर यह देख के रेमोन बहुत अजीब सा फेस बनाते हुए कहने लगता है, क्या यह मेरे लिए है। जहाँ पर अगले सीन में हम रेमोन को देखते हैं जो कि उस कैंडी को खाते हुए जा रहा होता है। जहाँ पर सुनो बट रेमोन से पूछने लगता है, तुमको प्रोफेसर के लाइब्रेरी में आने की परमिशन किसने दिया। जहाँ पर रेमोन बताता है कि मुझे प्रोफेसर के लाइब्रेरी में आने की परमिशन प्रोफेसर इवर्ट ने दिया।
जो सुन के वो स्नो वाइट कहने लगता है, अच्छा तो तुमको उस बंदे ने आने की परमिशन दिया। जो सुन के रेमोन प्रोफेसर को इमेजिन करते हुए बहुत अजीब सा फेस बनाता है। जहाँ पर स्नो वाइट रेमोन से कहने लगता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीख रहे थे, और मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत प्योर माना है, और तुम्हारे जो डिस्ट्रीब्यूट है वो भी स्टेबल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। ये सुन के रेमोन अपने मन में सोचने लगता है, किसने कुछ नोटिस कर लिया मेरे बॉडी में। तभी स्नो वाइट जाते हुए रेमोन से कहने लगता है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई लेक्चर देने के लिए नहीं हुआ यहाँ पर। जहाँ पर रेमोन भी स्नो वाइट को शुक्रिया कहता है। जहाँ पर स्नो वाइट अपने छड़ी को जाइन पर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। जहाँ पर स्नो वाइट रेमोन से कहने लगता है, अपने एबिलिटी को अच्छे से यूज़ करना और ग्रो होना। जहाँ पर ये सुन के रेमोन स्नो वाइट को ये रेड टावर मास्टर कहता है। जिसके बाद स्नो वाइट यहाँ से चला जाता है। जहाँ पर रेमोन लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और बाहर आकर कहने लगता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि मैं उससे यहाँ पर मिल गया। यह तो बहुत अनएक्सपेक्टेड गेम था मेरे लिए। जहाँ पर रेमोन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी रेमोन को कोई पीछे से बुलाता है। जहाँ पर हम एंटोन और उसके दोस्त को देखते हैं। जहाँ पर उसके दोस्त रेमोन को देख के कहने लगता है, ये प्रोफेसर के लाइब्रेरी से बाहर क्यों आ रहा है। जिस पर एंटोन कहने लगता है, शायद से इसने प्रोफेसर के जूते चाटे होंगे, तभी इसे परमिशन मिला है। खैर जाके कर भी क्या ले गए, एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम कितने भी बेस्ट दे दो और अपनी पूरी कोशिश करना। जहाँ पर रेमोन ये सुन के एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे करीना का सीन देखते हैं। जहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास हो रही होती है और प्रोफेसर भी जिसका भी नाम लेगा उसे आना होगा फाइट करने के लिए। और प्रोफेसर ने ऐसा रूल्स रखा है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है वो पहले आएगा फाइट करने के लिए, और वो किसी को भी चुन सकता है। और मैं पिछली लाइफ में कमज़ोर था, जिसकी वजह से लोगों के द्वारा पहले मुझे ही चुना जाता था। और हम कुछ स्टूडेंट को आपस में बात करते हुए देखते हैं। जहाँ पर एक स्टूडेंट कहने लगता है, मैं इस बार भी श्योर हूँ, इस बार भी रेमोन को भी बुलाया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि वो कमज़ोर है और वो तो और अपने माना का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, रेमोन तुम मुझे चुनो, तुम मुझे चुनो, क्योंकि मुझे भी इस सेमेस्टर में अपने ग्रेड को बढ़ाना है। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर किसी को चुनते हैं। जहाँ पर प्रोफेसर कहने लगता है, मैं चुनता हूँ एंटोन फ्रेविक को। जहाँ पर फ्रेविक जाते हुए प्रोफेसर को शुक्रिया कहता है। जिस पर प्रोफेसर फ्रेविक को कहने लगता है, फ्रेविक एसोसिएशन ने मेरे लिए जो फेवर किया है उन सब के सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ पर रेमोन ये देख के अपने मन में सोचता है, मुझे लगा ही था ये लोग कुछ ना कुछ खेल खेलने में लगे हुए हैं। तभी हम एंटोन फ्रेडिक को देखते हैं, जो कि रेमोन को देखते हुए कहने लगता है, तुम किससे घूर रहे हो, तुम नीचे आओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है। जहाँ पर ये सुन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। तभी हम अगले सीन में प्रोफेसर इवार्ड को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठ के चाय पी रहा होता है और किसी को कहता है, तुम बाहर आ सकते हो, तुम मुझे पहले बता सकती थी कि तुम आने वाले हो। तभी हम देखते हैं डालिया स्नो वाइट को, और हमको पता चलता है कि डालिया स्नो वाइट प्रोफेसर किस टीचर है। तभी हम डालिया स्नो वाइट को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक मास्टर बस अपने एक स्टूडेंट से मिलने के लिए आया है। जहाँ पर डालिया स्नो वाइट प्रोफेसर से कहने लगता है, तो मैंने सुना है तुम रासेल रेमोन नाम के एक लड़के को प्रोफेसर के लाइब्रेरी में जाने का परमिशन दिया है। जो सुन के प्रोफेसर बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ किया है। जिस पर डालिया स्नो वाइट कहने लगता है, नहीं, मैं बस ये देख के बहुत हैरान हूँ कि मैंने आज तक इतना रियल टैलेंट किसी के पास नहीं देखा। जहाँ पर प्रोफेसर उदास होकर कहने लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा, उसका माना नेरोबिंग जो बीमारी है ये पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रियल है। जो सुन के डालिया स्नोबर्ट कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। जो सुन के प्रोफेसर ये बात बहुत हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। जहाँ पर डाली स्नोबर्ट कहने लगता है, उस बच्चे ने अपने प्रॉब्लम का सलूशन पहले ही निकाल लिया है। जो सुन के प्रोफेसर बहुत हैरान हो जाता है। जहाँ पर डालिया स्नोबर्ट कहने लगता है, वो पहले ही सेकंड सर्कल तक पहुँच चुका है। जो सुन के प्रोफेसर हैरान होकर कहने लगता है, क्या रासियल रेमोन पहले ही सेकंड सर्कल तक पहुँच चुका है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है एंटोन और रेमोन के फाइट के बीच। जहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अगर तुम इस फाइट को जीत लेते हो, तुमको 2 लो ग्रेड का माना स्टोन और तुम्हारा कंपार्टमेंट को अनलॉक किया जाएगा, जिस पर तुम 14 kg के सामान को रख सकते हो। जहाँ पर रेमोन ये देख के बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, कंपार्टमेंट मैजिक बस हाई लेवल का जो मैजिशियन और नोबल है वही यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको आप एक स्टोरेज बैग की तरह समझ सकते हो। जहाँ पर रेमोन कहने लगता है, ये तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तभी हम एंटोन को देखते हैं, जो कि रेमोन को आवाज़ लगाते हुए कहने लगता है, ये शूजी, क्या तुम मेरे साथ फाइट नहीं करने वाले, क्या तुम डर चुके हो। मुझे देख के तुम्हारा शरीर का जम चुका है, अगर ऐसी बात है तो मेरे सामने घुटने पर बैठ कर माफ़ी मांगो, जिस पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो सुनकर रेमोन हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे माफ़ी मंगा सकते हो। जहाँ पर ये कहते हुए रेमोन बहुत गुस्से में होता है। जहाँ पर ये देख के एंटोन अपने मन में घबराते हुए कहने लगता है,
ये अपनी मैजिक को कैसे यूज़ कर सकता है। तभी हम देखते हैं जो रेफरी होता है वो मैच को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एंटोन अपने हाथ में फायर मैजिक को लेकर अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, वो अपनी मैजिक को कैसे यूज़ कर सकता है और वो सेकंड सर्कल तक कैसे पहुंचा। और ये सोचते बहुत गुस्से में होता है, जहाँ पर वो सेकंड सर्कल के फायर एलिमेंट से रेमन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम रेमन को देखते हैं जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ईजीली अपने स्टील से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। तभी हम एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो रेमन को देख के बहुत खुश हो रहा होता है और खुश होते ही कहने लगता है इसने बहुत ही जल्दी अपने सील को बना लिया और अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, जिससे कि इससे फायर से कुछ भी नहीं हो रहा। तभी हम पहले बड़े प्रोफेसर को देखते हैं, जहाँ पर वो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है तो अब तक रेमन अपने पावर को छुपा रहा था। जहाँ पर हम एंटोन को देखते हैं, जहाँ पर एंटोन अपने फायर से रेमन के ऊपर अटैक करता है और उससे रेमन को कुछ होता ना देख के बहुत हैरान हो जाता है। जहाँ पर एंटोन अपने ज़्यादा माना इस्तेमाल करने की वजह से बहुत वीक हो जाता है, जहाँ पर रेमन इस मौका को पाके एंटोन के ऊपर अटैक कर देता है अपने फायर एरो से। तभी हम देखते हैं उस फायर एरो एंटोन को लगने से पहले ही एंटोन अपने सामने सेकंड सर्कल का एक सील बना लेता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसे उस एरो को रोकने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है, जहाँ पर एंटोन कहने लगता है तो रेमन सचमुच सेकंड सर्कल तक पहुँच चुका है। तभी एंटोन अपने सामने कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि रेमो ने फिर से एक फायर एरो बना लिया है। जहाँ पर ये देख के एंटोन हैरान होकर कहने लगता है ये तो बस सेकंड साइकिल तक ही पहुंच चुका है, ये इतने जल्दी फिर से एक फायर एरो को कैसे बना सकता है। तभी हम रेमोन को देखते हैं, जहाँ पर वो एंटोन के ऊपर बहुत सारे फायर एरो से अटैक कर देता है। जहाँ पर ये देख के जितने भी ऑडियंस होते हैं सब हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं आपस में बात करने लगते हैं कि एंटोन डबल कास्टिंग करने में लगा हुआ है। उसे देख के लग रहा है कि वो डबल कास्टिंग कर रहा है और उसका कास्ट करने का स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर हम रेमोन को देखते हैं जो कि एंटोन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर एंटोन ये देख के कहने लगता है क्या तुम बस एरो बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शायद से देख के लग रहा है तुम बस यही कर सकते हो। और ये कि वो अपने प्रोटेक्शन सील को बना लेता है, जहाँ पर ये देख के रेमन बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है मुझे तो बस इसी चीज़ का इंतजार था। जहाँ पर एंटोन अपने मन में सोचता है मैं रेमन का माना ख़त्म होने का इंतजार करूंगा और जैसे इसका माना ख़त्म होगा मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, जिससे मैं बहुत ईजिली इस मैच को जीत सकता हूँ। तभी हम रेमन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी फायर होते हैं सब गायब हो जाता है। जहाँ पर ये देख के एंटोन बहुत हैरान हो जाता है, जहाँ पर रेमन अपने विंड एनर्जी से एंटोन के सील के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका सील वहीं पर टूट जाता है। जहाँ पर ये देख के एंटोन अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने मेरे सील का आइडेंटिफाई कर लिया और बीच में ही अपने अटैक को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मेरा सील वहीं पर टूट गया। जहाँ पर ये देख के प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर बहुत हैरान हो जाता है, अपने मन में सोचता है क्या है क्या वही रेमन है जिसको हम जानते हैं। तभी हम एंटोन को देखते हैं कि वो बहुत घायल हो चुका होता है। तभी हम रेमन को देखते हैं बहुत तेज़ी से एंटोन के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, जिसकी वजह से एंटोन का हालत बहुत ख़राब हो चुका होता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। तभी हम रेमन को देखते हैं जो कि एंटोन का मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं करने देता और उसके ऊपर लगातार अटैक करे जा रहा होता है। जहाँ पर ये देख के प्रोफेसर बहुत हैरान हो जाता है और परेशान होकर कहने लगता है कोई इसको रोको, ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और इसको मारे जा रहा है। जहाँ पर ये देख के प्रोफेसर यू वाट उसको रोकते कहने लगता है तुमको किसने कह दिया कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तुम ध्यान से उसको देखो तब तुमको पता चलेगा। जहाँ पर वो प्रोफेसर जब रेमन को ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि रेमन अपने मानव को अपने बॉडी के चारों तरफ फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से वो उस माना से उसके ऊपर अटैक कर रहा है। जहाँ पर ये देख के वो प्रोफेसर बहुत हैरान हो जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर यू वाट ये देख के बहुत खुश होता है, रेमन से कहने लगता है मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुमने अपने माना को इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ ही लिया है और ये तुम्हारे लिए बहुत बेटर है। तभी हम रेमन को देखते हैं जो कि अभी भी एंटोन को मारे जा रहा होता है, जहाँ पर एंटोन को लगातार पंच मारता है। जहाँ पर प्रोफेसर भी रेमन को तारीफ करता है, जहाँ पर रेमन एंटोन को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से एंटोन जमीन पर गिरता है। जहाँ पर रेमन को इतना गुस्से में देख के जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब घबरा चुके होते हैं और बहुत डर चुके होते हैं। जहाँ पर वो जो प्रोफेसर होता है वो ये देख के बहुत घबरा चुका होता है, उसको पसीना पसीना आ रहा होता है। जहाँ पर प्रोफेसर ये बार उस प्रोफेसर से कहने लगता है तुमको देख के नहीं लग रहा कि मैच खत्म हो चुका है, शायद से आप तुमको विनर अनाउंस कर देना चाहिए। तभी हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है इस मैच खत्म हो चुका है और अब इस मैच का विनर है रसल रेमन। जहाँ पर रेमन भी बहुत कुल अंदाज में खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो प्रोफेसर रेमन के पास आके कहने लगता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम रेमन को देखते हैं जो कि कहता है अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ। जो सुनकर प्रोफेसर कहने लगता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जिस पर रेमन बताता है हमारे क्लास के रूल्स के अनुसार अगर सामने वाला ओपोनेंट पर अपने हार नहीं मान लेता तो सामने जो जीता हुआ बंदा है वो किसी को भी चुन सकता है लगातार, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। जहाँ पर ये सुनकर जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम रेमन को देखते हैं
जो कि सामने किसी के ऊपर इशारा करके कहने लगता है नेक्स्ट तुम हो। उसके बाद हम देखते हैं लगातार ऐसे करके रेमंड बहुत सारे मैच जीतता हुआ आ रहा होता है। उसके बाद हम प्रोफेसर को देखते, जो कि अब बहुत हैरान होकर कहने लगता है, ये बंदा लगातार 14 मैच को जीत चुका है। वाकई ये बंदा ग्रेट इनसाइट को पा चुका है। जहाँ पर प्रोफेसर अपने मन में सोचता है, मेरे मास्टर ने बस रसल रेमंड को एक बार ही देखा और उससे उसने पता लगा लिया माना का पोटेंशियल कैसा है। जहाँ पर प्रोफेसर कहने लगता है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि रसल रेमंड इतना जल्दी ग्रो कैसे हो रहा है। वो पहले बहुत कमज़ोर था, लेकिन इतना जल्दी पावरफुल कैसे बन गया। रेमंड तुम तो कुछ तो छुपा रहे हो। उसके बाद हम रेमंड को देखते हैं, जहाँ पर उसके सिस्टम से बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है। उसने जितने भी मैच जीता है उन सब का रिवॉर्ड रेमंड को दिया जा रहा होता है। लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है जो कि अननोन रिवॉर्ड होता है, जहाँ पर रेमंड बताता है कि मेरा जितना भी रिवॉर्ड है सब इस वॉइड स्टोर में है। जहाँ पर रेमंड जब हाथ डालता है तो कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। तभी उसके हाथ में एक मैप आता है जो कि एक जगह का मार्क करा हुआ होता है, जहाँ पर रेमंड इसके बारे में सिस्टम से पूछता है, जिस पर सिस्टम बताता है अगर इस मैप में मार्क करे हो जाएगा तो तुम ढूंढ लेते हो, तो एक लाइट आगे का रास्ता को तुमको गाइड करेगा। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो 5 इंटरग्रेड लेवल का माना स्टार तुमको दिया जाएगा। और इस मिशन को कंप्लीट करने के दौरान तुमको थर्ड साइकिल पर पहुंचना होगा। जहाँ पर रेमो ने सुन के बहुत हैरान हो जाता है और हमको बताता है कि मैं पिछले लाइफ में थर्ड साइकिल में पहुंचने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन मैं कभी नहीं पहुंच पाया। तो क्या मैं इस लाइफ में थर्ड साइकिल पर पहुंच पाऊंगा? उसके बाद रेमन बताता है, लेकिन आखिरकार ये जगह है कहाँ पर? उसके बाद हम रेमोन को प्रोफेसर के लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर रेमोन उस जगह को ढूंढने के लिए प्रोफेसर के लाइब्रेरी में आया होता है। जहाँ पर रेमोन बताता है, अगर मैं प्रोफेसर के लाइब्रेरी में जितने भी बुक है उन सबको देखता हूँ तो मुझे उस जगह के बारे में पता चल सकता है। और ये सोच के रेमोन जितने भी बुक होते हैं उन सबको पढ़ रहा होता है, और बहुत बुक पढ़ने के बाद भी रेमोन कुछ भी नहीं पता चलता। जहाँ पर रेमोन इस वजह से बहुत निराश होता है, अपने मन में सोचता है, सेट मैंने बहुत सारा टाइम को बर्बाद कर दिया इस चीज़ को ढूंढने के दौरान, लेकिन मुझे सबसे पहले थर्ड साइकिल में पहुँचना होगा, उसके बाद ही मैं आगे का काम कर सकता हूँ। और ये सोचने के बाद रेमन लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। जहाँ पर रेमन लाइब्रेरी से बाहर आकर जब देखता है तो बहुत सारे स्टूडेंट रेमन को देख के डर चुके होते हैं। जहाँ पर ये देख के रेमन अपने मन में सोचता है, मुझे पिछले लाइफ में लोगों के द्वारा जब बुली और इंसल्ट किया गया था मैं उन सबसे अब आज़ाद हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस लाइफ में अकेला हूँ। जहाँ पर रेमन ये कहते हैं बहुत स्माइल कर रहा होता है, तभी कोई रेमन को पीछे से बुलाता है, जहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर होता है। जहाँ पर प्रोफेसर रेमन से कहने लगता है, क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो? जिसके लिए रेमन भी मान जाता है। उसके बाद हम रेमन को प्रोफेसर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर रेमन से पूछने लगता है, समर वेकेशन आ चुका है, क्या तुम किसी जगह पर जाने का प्लान कर रहे हो? जिस पर रेमन मना कर देता है। जिस पर प्रोफेसर कहता है, तो फिर क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करोगे? जो सुन के रेमन बहुत शौक हो जाता है। जहाँ पर प्रोफेसर बताता है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट में काम करते हो तो फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान ऑथर के रूप में तुम मेरे साथ अपने नाम डाल सकते हो। तभी हम रेमन को देखते, जहाँ पर उसको टेबल में एक बुक दिखता है। जहाँ पर रेमन उस बुक के देख के अच्छे से उस बुक को देखने लगता है। तभी रेमन कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। जहाँ पर रेमन जब उस बुक को अच्छे से देख रहा होता है कि तभी प्रोफेसर रेमन से कहने लगता है, तुम इतना गहराई से उस बुक को क्यों देख रहे हो? जिस पर रेमन प्रोफेसर को बताता है, प्रोफेसर मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे ऑलरेडी कुछ प्लान है, इसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। जहाँ पर प्रोफेसर कंफ्यूज होकर अपने मन में सोचता है, तुमने क्या थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि तुम फ्री हो? जहाँ पर रेमन प्रोफेसर को एक बुक दिखाते हुए कहने लगता है, मैं इस जगह पर जाने वाला हूँ। जहाँ पर प्रोफेसर ये देख के कहने लगता है, अच्छा तो क्या तुम वेकेशन पर जाने वाले हो? जहाँ पर प्रोफेसर जब अच्छे से देखता है तो मालदीव होता है। जहाँ पर प्रोफेसर बताता है, ये तो मालदीव है। जो सुनकर रेमन उसके लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद रेमन को हम कैरेज में देखते हैं, जहाँ पर रेमन खिड़की खोल के उसका ताज़ी हवा ले रहा होता है। और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पर रेमन अपने स्पेस को ओपन करके उसमें हाथ डाल के कहने लगता है, ये रास्ता तो बहुत लंबी है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं रेमन माना स्टोर निकाल के खाने लगता है और अपने मन में सोचता है, इससे खाने से मेरे थोड़ी देर के लिए मेरा पेट भर जाएगा। तभी हम उस कैरेज चलाने वाले पर्सन को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, हालांकि यह समर वेकेशन है, लेकिन इतना गर्मी क्यों लग रही है? उसके बाद हम उस कैरेज के पीछे से देखते हैं, जहाँ पर उसमें से आग निकल रहा होता है। उसके बाद हम उस गैरेज के अंदर देखते हैं, जहाँ पर रेमोन एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मुझे मालदीव जाने से पहले कुछ भी करके थर्ड साइकिल में कैसे भी करके पहुंचना है। अगले सीन में हमको प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर अपने मन में सोचता है, कितनी अजीब बात है, वो मालदीव जा रहा है और वो इंसान भी मालदीव पर ही है। अगले सीन में हम डालिया स्नो वाइट को देखते हैं, जो कि बीच में संवाद ले रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये बीच उसका होम टाउन है। उसे ब्रेक लिए हुए बहुत टाइम गुजर चुका है। उसे अंपायर को प्रोटेक्ट करते हुए और अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए सारा टाइम निकल जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया स्नोबर्ट अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि एक मैच के लिए 3 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि 3, 6 और 9 है। 9 सर्कल इंसान के एंड को दिखाता है, 6 सर्कल इंसान के मेहनत को दिखाता है और 3rd सर्कल इंसान के स्टार्टिंग को दिखाता है। जहाँ पर हम डालिया स्नोवाइट को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है आई होप वो लड़का सही होगा। उसके बाद हम रेमोन के कैरेज को दिखाता है जो कि मालदीव पहुंच चुका होता है। जहाँ पर हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि उस कैरेज को चला रहा होता है। जहाँ पर वो नीचे उतर के रेमोन को बताता है कि हम मालदीव पहुंच चुके हैं। जब वो अंदर देखता है तो कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में रेमोन को देखते हैं जो कि बहुत सारा खाना खा रहा होता है। उसके बाद वो हमको बताता है कि वो ज़्यादा माना एब्जॉर्ब करने के कारण और उसको स्टेबल करने के कारण उस गैरेज में ही बेहोश हो चुका होता है। उसके बाद वो बताता है लेकिन मैं कुछ भी करके 3rd सर्कल में पहुंच ही चुका हूँ और मैं पिछले ज़िंदगी के लिमिट को बस कुछ ही दिनों में तोड़ के आगे बढ़ गया, लेकिन ये अभी भी मेरा लिमिट नहीं है, मुझे और भी आगे बढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपके मिशन को एक्टिवेट किया जा रहा है, जहाँ पर आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। उसके बाद रेमोन अपने हाथ में मैप को लेके कह रहा होता है ये मेरा पहली जर्नी है। उसके बाद रेमोन एक गाइड के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वहाँ पर पहुँचने के बाद वो गाइड सभी को बता रहा होता है ये पुम्पिया माउंटेन पहले नॉर्मल हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल क्रिएचर रहने के लिए आ गया जिसकी वजह से ज्वालामुखी बन गया। जहाँ पर रेमोन ये देख के अपने मन में सोचता है अगर किसी के रहने से ही नेचर चेंज हो जाए तो ये तो बस रेड ड्रैगन ही हो सकता है। उसके बाद हम उस गाइड को देखते हैं जहाँ पर उन सबको अकेला ही जाने का मशवरा दे रहा होता है, जो सुनकर रेमोन वहाँ से कूद के नीचे आ जाता है और उस मैप को फॉलो करते हुए एक झरने के पास आ जाता है। जहाँ पर उस मैप को देख ही रहा होता है कि तभी उस मैप से लाइट निकल के उस झरने के अंदर चला जाता है, जो देख के रेमोन अपनी विंड एनर्जी से उस वाटरफॉल पर अटैक करता है। उसके बाद उसके अंदर चला जाता है। जहाँ पर रेमोन जब उसके अंदर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर देखता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पुराना होता है। जहाँ पर रेमोन ये सब देख ही रहा होता है कि रेमोन को तभी एक गेट दिखता है। जहाँ पर रेमोन उस गेट को देख के उसकी तरफ जाने लगता है। जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है कि तभी रेमोन को पीछे कुछ सेंस होता है। जहाँ पर ये सोच के रेमोन अपने मन में सोचता है मैं इतना लापरवाही करके अपने गार्ड को कैसे डाउन कर सकता हूँ। चारों तरफ सन्नाटा, इसका मतलब ही कोई बहुत पावरफुल विस्ट हो सकता है। और ये सोच के जब रेमोन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा लिजर्ड दिखता है। तभी वो रेमोन के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर रेमोन उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में सोचता है इसके साथ फाइट करने के लिए 2 मर्सिनरी ग्रुप की ज़रूरत होगी, मैं बस दूर से इसे देख सकता हूँ। जहाँ पर रेमोन उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है कि तभी और लिजर्ड फिर से रेमोन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जहाँ पर रेमोन ये देख के अपने हाथ में लाइटिंग एनर्जी से उस लिजर्ड के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर वो अटैक लिजर्ड को लगते ही लिजर्ड थोड़ी देर के लिए वहीं पर पैरालाइज हो जाता है। जहाँ पर रेमोन ये देख के उस गेट की तरफ जाने लगता है। तब उस गेट के सामने जो स्टैचू खड़े होते हैं और रेमन को रोकते हुए उसे प्रूफ करने के लिए कहने लगते हैं। उसके बाद वो लिजर्ड अपने आप को फ्री करके रेमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जहाँ पर रेमन अपने आप को चारों तरफ से घिरा देख के अपने सेकंड सर्कल के फायर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते रेमन का जो माना होता है वो गेट में लगे रेड क्रिस्टल में जाने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल में हलचल होने लगता है। जहाँ पर यह देख के जो लिजर्ड होता है वहीं पर रुक जाता है और झुक के रेमन को रिस्पेक्ट देने लगता है। जहाँ पर रेमोन ये देख के बहुत हैरान हो जाता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पर वो रेमोन को बताता है कि तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। उसके बाद वो गेट वहीं पर खुल जाता है और उस गेट से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगता है। जहाँ पर जब रेमोन का आँख खुलता है तो रेमोन अपने सामने बहुत ज़्यादा आइस गोलम को खड़ा हुआ देखता है। जहाँ पर रेमोन जब चारों तरफ देखता है तो रेमोन को एक हॉर्न दिखता है। जहाँ पर वो हॉर्न बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तभी सिस्टम से उसे एक मिशन मिलता है जहाँ पर लिखा होता है अगर तुम इस आइस गोलम को हरा देते हो तुम्हारा जो ट्रायल ऑफ फायर है वो मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुमको इंटर ग्रेड लेवल के 5 माना स्टोन दिया जाएगा। जहाँ पर वो गोलम भी रेमोन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर रेमोन अपने फायर मैजिक के साथ उस आइस गोलम के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर हम देखते उस अटैक्स लगने से उस आइस गोलम पर कुछ भी नहीं होता, बस छोटा सा एक क्रैक ही आता है। जहाँ पर ये देख के रेमोन बहुत घबरा जाता है। तभी वो आइस गोलम रेमोन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर रेमोन ये देख के अपने हाथ में लाइटिंग चार्ज करके उस आइस गोलम के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आइस गोलम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके इम्पैक्ट से रेमोन भी पीछे आ जाता है। तभी एक दूसरा आइस गोलम रेमोन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से रेमोन दीवार पर जाके लगता है और रेमोन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जहाँ पर रेमोन ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने जितने भी एनर्जी होते हैं
उन सबको एक्टिवेट करने लगता है और उस आइस गोलम के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी रेमन अपने फायर बोल्ट से एक आइस गोलम के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आइस गोलम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस अटैक को करने की वजह से रेमन भी बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसका बहुत ज़्यादा माना भी यूज़ हो जाता है। जहाँ पर रेमन उस आइस गोलम को हराने के लिए कुछ दूसरे उपाय सोचने लगता है कि तभी वो आइस गोलम रेमन के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर रेमन उन सब अटैक को डॉज करके भागने लगता है। जहाँ पर रेमन अपने मन में सोचता है इस आइस गोलम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आइस सील लगा हुआ है। इस सील को तोड़ने के लिए मुझे मैक्सिमम पावर को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, उसके बाद ही वह सील टूटेगा। तभी रेमोन उस आइस गोलम से थोड़ा दूर आके डिस्टेंस बना लेता है, जहाँ पर वो अपने हाथ में फायर एनर्जी से 5 फायर एरो बना लेता है। जहाँ पर रेमोन उस 5 फायर एरो को एक जगह पर कंबाइन करने लगता है और उसे कंप्रेस करके एक फायर स्पेयर बना लेता है। तभी एक आइस गोलम रेमोन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहाँ पर रेमोन ने देख के उस फायर स्पेयर से उस आइस गोलम के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर हम देखते हैं जोरदार धमाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो आइस गोलम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने तुम्हारे फायर एलिमेंट में जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिमिट को तोड़ दिया। जहाँ पर रेमोन उस फायर स्पेयर को पकड़ते अपने मन में सोचता है, मुझे इसे पकड़ पकड़ के मुझे फिफ्थ सर्कल की एनर्जी महसूस हो रही है। तभी हम देखते हैं रेमोन और आइस गोलम एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर रेमोन बहुत तेजी से जाके जितने भी आइस गोलम होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर रेमोन उन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए सामने देखता है तो अभी भी 4 गोलम बाकी होता है। जहाँ पर रेमोन अपने उस स्पेयर से जितने भी गोलम होते हैं उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं रेमोन 2 गोलम को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है, अभी भी 2 गोलम बाकी होता है। जहाँ पर रेमोन एक गोलम के ऊपर आइस स्पेयर से अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। तभी जो आखिरी गोलम होता है और रेमन को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से रेमन तेजी से जाके दीवार पर जाके लगता है। जहाँ पर रेमन अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस अटैक को अपने फायर एरो से नहीं रोका होता, फायर स्पेयर से नहीं रोका होता, तो अब तक मैं मर चुका होता। तभी रेमन खड़ा होकर अपने मन में सोचता है, मेरे पास बस एक ही अटैक करने का माना बचा हुआ है। और ये सोच के रेमन अपने स्पेयर को उस आइस गोलम के ऊपर थ्रो करता है। जहाँ पर हम देखते हो इस पर आइस गोलम को लगते ही आइस गोलम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ पर रेमो ने देख के वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको 5 लो ग्रेड का माना स्टोन दिया जा रहा है और उसके साथ साथ आपको फॉरविडन किंग का हॉर्न भी दिया जा रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं उस हॉर्न में जितने भी चेन पकड़े हुए होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाता है और नीचे गिर जाता है और हॉर्न भी फायर में जलने लगता है। तभी तेज रोशनी के साथ रेमोन को हमको अलग जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम उसको बताता है कि तुमको फॉरविडन किंग के थॉट में एंटर करना होगा। जहाँ पर हम देखते रेमोन को चारों तरफ से चेन में पकड़ा हुआ होता है। जहाँ पर रेमोन अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरे लिए रिवॉर्ड है? मुझे देख के लग रहा है मेरे लिए टॉर्चर करना होगा। जहाँ पर हम देखते वो हॉर्न तेजी से रेमोन की तरफ जाने लगता है। जहाँ पर वो रेमोन के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से रेमोन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। तभी वहाँ पर ड्रैगन का वॉइस सुनाई देता है, जो कि रेमोन को उस हॉर्न का पावर को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। उसके बाद हम रेमोन को देखते हैं, जहाँ पर उसके पीछे रेड ड्रैगन के फिगर को दिखाया जाता है। उसके बाद रेमोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम रेमोन को एक आइलैंड पर देखते हैं, जहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने फॉरबिडन किंग के हॉर्न को ऑब्टेन किया है और तो और तुम थर्ड सर्कल के पीक पर पहुंच चुके हो। जहाँ पर रेमोन ये सुन के अपने माना को रिलीज करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फोर्थ सर्कल के बहुत ज़्यादा करीब है। जहाँ पर रेमोन ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी कोई रेमोन को पीछे से कहता है, तुम्हें यहाँ पर देख के अच्छा लगा रसल रेमोन। जहाँ पर हम देखते हैं मिस स्नोवाइट होता है। जहाँ पर अगले सीन में मिस स्नोवाइट रेमोन को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर माना का फ्लैक्चुएशन देख के चेक करने के लिए आई थी और मैंने यहाँ पर तुम्हें पाया। जहाँ पर रेमोन भी हंसते हुए स्नोवाइट से कहता है, मैं भी थैंक यू स्नो वाइट, मैं भी आपको यहाँ पर देखने की उम्मीद नहीं की थी। जहाँ पर स्नो वाइट रेमोन को देख के अपने मन में सोचता है, ये बच्चा बस कुछ ही दिनों में इतना पावरफुल हो चुका है और ये फोर्थ साइकिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है और इसका माना भी बहुत ज़्यादा प्योर हो चुका है। ये तो सचमुच एक जीनियस है। तभी रेमोन मिस स्नो वाइट से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मिस स्नो वाइट बताता है कि ये मेरा होम टाउन है और मैं हर समर पर यहाँ पर आता हूँ। जहाँ पर स्नो वाइट पूछता है कि रेमोन यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर रेमन बताता है कि वो दुनिया को घूमना चाहता है और अच्छे से इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तभी स्नो वाइट रेमन का टेस्ट लेने के बारे में सोचता है और रेमन से कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? और एक एक रेमन के कपड़े पर फ्लेम टावर का सिंबल बना देता है। तभी रेमन को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है,
जिस पर लिखा होता है कि आपको डालिया स्नोबर्ड का मदद करना होगा पायरेट के साथ फाइट करने में। अगर आप इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इंटर ग्रेड लेवल का माना स्टोन मिलेगा। उसके बाद हम अगले सीन में रेमोन और स्नोबर्ड को एक बोट पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्नोबर्ड रेमोन को बताता है कि मैं उन लोगों के साथ फाइट करूंगा और उतने में तुम बोट पर जितने भी कैदी है उन सबको रेस्क्यू करोगे। और ये कहते हैं स्नोबर्ड उस बोट की तरफ चला जाता है अटैक करने के लिए और अपने पावर को रिलीज करते हैं रेमोन को जानने के लिए कहता है। तभी हम कुछ पायरेट का आवाज़ सुनते हैं जो कि अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग डालिया स्नोबर्ड को देख के चौकन्ना हो चुके होते हैं और अपने अपने हथियार को रेडी कर रहे होते हैं। जहाँ पर सभी लोग अपने बो एरो को रेडी करके डालिया स्नोबर्ड की तरफ एम करते हैं। तभी कोई पर्सन चिल्लाते हुए अटैक करने के लिए कहता है, जो सुन के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग डालिया स्नोबर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे एरो डालिया स्नोबर्ड की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं डालिया स्नोबर्ड की पावर की वजह से बीच में ही सभी एरो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जहाँ पर ये देखिए जितने भी लोग होते हैं सभी बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। तभी हम स्नोबर्ड को देखते हैं जो कि अपनी पावर से कुछ फायर सीट बना लेता है, जहाँ पर उन सीट को उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है। जहाँ पर वो सीट जैसे नीचे आता है वो पूरे बोट पर आग लग जाता है। जहाँ पर ये देख के वो पायलट उस आग से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो आग पूरी जगह फैल चुका होता है। तभी हम देखते हैं उस आग से कुछ फायर डॉल निकल के आता है, जहाँ पर वो फायर डॉल उन पायलट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं रेमन उसी शिप पर आ जाता है, जहाँ पर रेमन अपने सामने उस फायर डॉल को देखता है, जहाँ पर एक पायलट उस डॉल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से उस डॉल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर वो डॉल अपने पावर से उस पायलट को जला के राख कर देता है। जहाँ पर ये देख के रेमन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और जितने भी पायलट होते हैं सभी बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। तभी हम रेमन को देखते हैं जो कि सभी को बचाने के लिए आ चुका होता है। जहाँ पर रेमन अपने मन में सोचता है मुझे इसी बीच जितने भी लोग हैं उन सबको बचाना होगा। जहाँ पर हम एक पायलट को देखते हैं जो को सभी को गार्ड कर रहा होता है, जहाँ पर उसको बाहर के हालात के बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ पर जितने भी कैदी है उन सबको बाहर की आवाज़ सुनाई दे रहा होता है, इसलिए वो आपस में बात कर रहे हैं कि शायद से हमें कोई बचाने के लिए आ चुका है। तभी हम देखते हैं ये सुन के वो पायलट यहाँ पर आके इन लोगों से कहने लगता है, कोई भी आ जाए लेकिन तुम लोगों के यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। तभी हम देखते हैं रेमन पीछे से आके इसको गले को पकड़ लेता है और उसको लाइटिंग एनर्जी से वहीं पर जला देता है। जहाँ पर ये देख के एक सर्वेंट रेमन से पूछता है, क्या सचमुच आप हमको बचाने के लाए हो? जिस पर रेमन बताता है कि हाँ, जब तक सभी पायलट चले नहीं जाते तुम यहीं पर रहो तभी तुम सेफ रहोगे। जहाँ पर ये सुन के एक सर्वेंट झुक के इसके लिए गॉड को थैंक्स कहता है। तभी रेमन कुछ देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, जहाँ पर रेमन देखता है कि उसके सामने छोटे छोटे बच्चे को स्लेब बना के बेचने के लिए ये रखा गया था। जहाँ पर रेमन ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गार्ड करने वाले कुछ पायलट आ जाते हैं, जहाँ पर वो रेमन के पास उसी पायलट को बेहोश देख के रेमन के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर रेमन ये देख के गुस्से में अपने सेकंड सर्कल लाइटिंग थंडर चेन से उनके ऊपर अटैक करता है और उन लोगों को वहीं पर ही मार देता है। उसके बाद रेमन दूसरे सेल में आ जाता है, जहाँ पर रेमन अपने सामने अंधेरे में कुछ लोगों को बैठा हुआ देखता है। जहाँ पर ये देख के रेमन उसके पास जाके वहाँ पर अपने एनर्जी से वहीं पर उजाला करता है। जहाँ पर रेमन अपने सामने बहुत सारे एल्फ को देखता है जो कि बैठा हुआ है। जहाँ पर एक एल्फ रेमन के कपड़े पर फायर फायर टावर के सिंबल देख के उससे पूछता है, क्या तुम फायर टावर का मेंबर हो? जिस पर रेमन बताता है नहीं, वो फायर टावर का मेंबर नहीं है। तभी वो एल्फ बहुत एरोगेंटली रेमन से कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ पर रेमन ये देख के अपने मन में सोचता है, इसके प्राइड को देख के इसे कोई भी एल्फ नहीं कहेगा। तभी वहाँ पर एक लेडी एल्फ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो लेडी एल्फ ये देख के उस एल्फ से अपने मैनेज को सुधारने के लिए कहता है। जहाँ पर इस लेडी एल्फ का नाम इलू होता है। जहाँ पर ये लेडी एल्फ रेमन को देख के बताता है कि ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये बहुत प्योर माना को लाइट के फॉर्म में पोजेस करता है। उसके साथ साथ मैं इसके अंदर एक स्मॉल स्पिरिट को सेंस कर पा रहा हूँ। तो गाइस मेरा वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है? तो सच बताऊँ तो 2 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम है और मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है, और वैसे और भी काम रहते हैं जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। लेकिन जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 1-2 वीडियो अपलोड कर दूँ। और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो मैं जितना हो सके उतना वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से मेरा वीडियो इतना लेट आ रहा है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ सकोगे। बस इतना ही था।